अच्छा स्वास्थ्य और अंदरूनी शक्ति हमें शांत मन और हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आरोग्य, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर और आपको हमेशा सेहतमंद बनाए रखने को लेकर। दोस्तों, आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कुछ ऐसा है कि हमें घंटों बैठा रहना पड़ता है। आईटी की जॉब्स हो या आईटी सेंटर्स हो, उन तमाम जॉब्स में हम लगातार बैठे रहते हैं। अगर हम घर की भी बात करें तो हमारे पास घर के काम के लिए भी तमाम मशीनरी आ गई है कि बैठे बैठे लगातार काम करने की वजह से हमें कमर दर्द की शिकायत होने लगती है। और आप में से भी ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, या तो उनको या फिर उनके आसपास किसी न किसी को कमर दर्द की शिकायत होगी, और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया होगा तो उन्होंने इस कमर दर्द का कारण बताया होगा साइटिका। साइटिका का दर्द आजकल काफी सारे लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों को ज्यादातर बैठकर ही सारे दिन काम करना पड़ता है, जिसका बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है और हमें साइटिका जैसी बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को ऐसी बीमारी की जानकारी होने की जरूरत है ताकि वे इसका इलाज सही तरीके से कर सकें। क्या आपको भी कभी कमर दर्द या शरीर के निचले हिस्से में दर्द होता है? अगर हाँ, तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साइटिका का कारण बन सकता है। ये बीमारी लंबे समय तक बैठे रहने या खड़े रहने से शरीर में गैस बढ़ने से होती है। इस दौरान शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम व विटामिन B12 की कमी हो जाती है। शरीर में नस दबने लगती है। किसी किसी को हड्डी बढ़ने की शिकायत हो जाती है, जिससे शरीर के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। शरीर जकड़ जाता है। एक बार बैठ जाओ तो खड़ा होना मुश्किल होता है। किसी को ये एक पैर में हो जाती है तो किसी को दोनों पैरों में। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इस बीमारी के और क्या क्या लक्षण होते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान है डॉक्टर अभिनव गुप्ता, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, न्यूरोसर्जन, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में। सबसे पहले तो जो बड़ा सवाल है वो यही है कि साइटिका आखिर है क्या और ये कैसे होता है? पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि कमर दर्द क्या है। जी, है ना। जड़ कमर दर्द होता है, किसी भी कारण से हो सकता है कमर दर्द। एक विशेष प्रकार का कमर दर्द जब वह पैरों की तरफ जाने लग जाता है और मरीज को कमर से लेकर ऐसा लगता है कि एक खींच पड़ रही है और कोई उसे अंदर से खींच रहा है पैरों तक, और उसको चलने में परेशानी होने लग जाती है, उसे हम सियाटिका कहते हैं। सियाटिका मतलब सियाटिक नर्व का इन्फ्लेमेशन होता है, तब हमें सियाटिका का पेन होता है। सियाटिका का दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो नर्व जहाँ से शुरू होती है और जब वो पैरों के रास्ते जा रही है तो उसमें कहीं पर कुछ अड़चन है, जिसकी वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारी कमर में कोई डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है। ये मैं आपको एक स्पाइन का मॉडल दिखाना चाहूँगा। इसमें ये हमारी हिप्स की हड्डी है और यह हमारी वर्टिब्रेस हैं। वर्टिब्रेस के नीचे ये जो छोटी छोटी हड्डियां के नीचे आप देख रहे हैं, ये हमारी डिस्क्स हैं। इन्हें हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं और इसी में पीछे की तरफ यह जो पीछे जा रहा है, ये हमारी मेन स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो हमारी डिस्क्स होती हैं, ये हमारी बॉडी के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। तो जो हमारी बॉडी का वेट होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, वह इन डिस्क के द्वारा पैरों तक ट्रांसमिट होता है और इनके पीछे की तरफ इस हड्डियों के बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करती है। उसी में से कुछ कोशिकाएं निकल के, कुछ नर्व्स निकल के सारे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक नर्वस देती हैं। इन डिस्क के खराबी के कारण डिस्क पीछे की तरफ खिसक जाती है। अगर यह डिस्क पीछे की तरफ खिसक जाती है तो यह इन नर्व्स पर, जो ये आप छोटी छोटी नर्व्स देख रहे हैं, इन नर्व्स पर कुछ प्रेशर देने लग जाती है। उस प्रेशर के कारण
जो दर्द उत्पन्न होता है या जो दर्द नीचे की तरफ ट्रेवल होता है उसे हम सियाटिका का दर्द कहते हैं। किन लोगों को इस समस्या का सबसे ज्यादा डर रहता है? देखिए, सियाटिका का दर्द ज़्यादातर उन व्यक्तियों को होता है जो कि ज़्यादा झुक के काम करते हैं। जैसे घर में महिलाएं ज़्यादा झुक कर काम करें, ज़्यादा झुक कर सामान उठाए, किसान खेत में जाए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक झुक कर काम करे, ऑफिस वर्कर्स जो कि अपने डेस्क पर सही पोजीशन नहीं मेंटेन करते हैं और कंप्यूटर पर या अपने डेस्क वर्क पर ज़्यादा देर तक झुके रहते हैं। तो एबनॉर्मल पोस्चर्स जिनके कारण कि डिस्क पर अलग तरीके से प्रेशर या प्रभाव पड़ता है, उसके कारण डिस्क खराब हो जाती हैं और वो अपना नॉर्मल जो उनका कार्य है वह छोड़ करके नसों को दबाना शुरू कर देती हैं। इस कारण ये दर्द पैदा होता है। सियाटिका है और इसके बचने के लिए हम सभी को अपने जो सिटिंग पोस्चर है उसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो इलाज सर इसका क्या है? सियाटिका का इलाज देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज में हैं। अगर स्टेजेस की बात करें तो हो सकता है किसी को सिर्फ हड्डियों में कुछ कमी हो, किसी को सिर्फ डिस्क हल्की सी खराब हुई हो, किसी को डिस्क पूरी तरह निकल गई हो और किसी को दर्द इतना ज़्यादा हो कि वह उसे बियर ही नहीं कर पा रहा हो। तो स्टेज पर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार से सियाटिका का या कमर दर्द का इलाज करना चाहिए। अगर दर्द ऐसा है कि आदमी बियर कर सकता है, वह अपना रूटीन कार्य कर सकता है, घर का कार्य कर सकता है, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रख करके दवाइयों से ही इलाज करना चाहिए। अगर यह दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, नसों में या पैरों में कमज़ोरी आ रही है, व्यक्ति अपना रूटीन कार्य भी नहीं कर पा रहा है, तो अब उसे किसी प्रकार की सर्जरी की या किसी अन्य ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सर, सियाटिका की हम ट्रीटमेंट पे बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि डिस्क प्रोलैप्स के जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो क्या क्या है? देखिए, एडवांस ट्रीटमेंट्स में दो प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है जी। एक तो हम कुछ इंजेक्शंस लगा सकते हैं मरीज को कमर में, जिनसे कि उन नसों को सुन्न किया जा सकता है जिनके ऊपर की ये परेशानी पैदा हो रही है। इसको एक हमारे यहाँ कहलाता है RF एब्लेशन। RF एब्लेशन में जो नसें खराब हो गई हैं उन्हें सुन्न कर दिया जाता है और उसको सुन्न करने की वजह से व्यक्ति को दर्द में आराम मिल जाता है। परंतु अगर डिस्क ज़्यादा ही निकल गई है और मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी है तो हमें इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी कई प्रकार से की जाती है, जैसे एक माइक्रोस्कोप में देख के कर सकते हैं हम सर्जरी। नई पद्धति में आजकल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी का प्रचलन बढ़ रहा है और एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी को तो हम आजकल डे केयर के रूप में कर रहे हैं कि सवेरे मरीज आया, सर्जरी कराई, शाम को चलता हुआ वापस चला गया, तो इसे हम बैंडेड सर्जरी भी कहते हैं। लेकिन इसका सक्सेसफुल रेट कितना रहता है? देखिए, आज की डेट में जिसको यह सर्जरी इंडिकेटेड है, बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर्जरी से ठीक नहीं हुए या परेशानी हो गई, तो अगर हम सही से पेशेंट का सिलेक्शन करें और देखें कि इसको इस सर्जरी की ज़रूरत है, अगर उसको उस सर्जरी की ज़रूरत है तो 100% सक्सेस रेट है। 100% सक्सेस रेट है इसमें। वेरी नाइस। अब जो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है वो ये है कि कमर दर्द हम सभी को होता है, मगर वो कमर दर्द कब इतना गंभीर होता है कि उस वक्त आपकी ज़रूरत हमें पड़ती है? तो उसमें उस कमर दर्द में और सियाटिका में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, अगर कमर दर्द की इंसिडेंस के बारे में सोचा जाए तो हमारे जीवन में हर व्यक्ति को, जितने भी लोग हैं दुनिया में, सभी को कभी ना कभी कमर दर्द होता है जी। अब उस हर कमर दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे ऐसा तो नहीं ज़रूरत है ना, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ऐसा दर्द हो तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई भी गंभीर चोट लगे, है ना, फुटबॉल खेलते समय, सीढ़ियों से उतरते समय या काम करते समय अगर कोई गिर जाता है और उसको गंभीर चोट आती है तो उसको डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना चाहिए। दूसरा, कोई आपको दर्द तब शुरू हो जैसे आप कोई हाथ उठा करके ऊंचे से बहुत जोर से सामान उठा रहे हैं, कुछ भारी सामान उतार रहे हैं
और एकदम से कमर में अकड़न आ गई, दर्द हो गया और आप बैठ गए, काम नहीं कर पाए, उस केस में भी आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तीसरी बात कि अगर आपको कभी भी चलने में, आप चलते हैं, मतलब ये ज़्यादातर बड़े लोगों, बड़ी उम्र में होता है, 60 साल के बाद आप चलते हैं और आपको चलते समय पैर सुन्न हो गए, आप चलने के काबिल ही नहीं रहे, उस समय भी आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये 3 चीज़ें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कमर दर्द 5 दिन से ज़्यादा नॉर्मल पेन किलर लेने से ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सर, साइटिका के दर्द की डायग्नोसिस आप किस तरह से करते हैं? सियाटिका का दर्द लेकर अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो ज़्यादातर तो हमें उसके क्लिनिक में घुसने पर ही पता चल जाता है, उसके चलने के तरीके से ही पता चल जाता है इसको क्या परेशानी है ज़्यादातर। लेकिन डायग्नोस करने के लिए पहले तो हम उसका अच्छे से एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन के बाद हमें पता चल जाता है कि मरीज को अगर डिस्क की डिसीज़ है या उसको कोई और परेशानी है तो हम उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जैसे कुछ लोग एक्सरे करते हैं, मैं एक्सरे में विश्वास नहीं रखता, मैं पहले एमआरआई के लिए ही कहता हूँ। और एमआरआई में हमें नसों का जाना, नसों की पोजीशनिंग, नस कैसी हैं और डिस्क उनके ऊपर कोई दबाव डाल रही हैं या नहीं डाल रही, वो सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। उसके बेसिस पर हम अपना ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं और मरीज को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो डायग्नोसिस का सबसे जो कॉमन आपने तरीका बताया वो है एमआरआई। डॉक्टर अभिनव, साइटिका को लेकर हमने बहुत सारी बातें आपसे जानी, लेकिन आजकल के अगर लाइफस्टाइल की बात करी जाए तो लगातार लोगों को बैठना पड़ता है, लगातार बैठे रहने की वजह से ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके जीवन में सामने उनको आती ही है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो कि हमें अपने जीवन में बिल्कुल धारण कर लेने चाहिए। सबसे पहले तो हम सभी को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से मसल्स की टोन अच्छी रहती है, बॉडी की अच्छी टोन रहती है, तो जो हड्डियों पे और डिस्क पर जो प्रेशर्स आने होते हैं वह नहीं आते। दूसरा, हमें अपने वेट का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। ओवरवेट लोगों में यह परेशानी हमेशा ज़्यादा आएगी, तो हमें उसके लिए अपना खान पान ठीक रखना चाहिए, अपना कैलोरी इंटेक देखना चाहिए जिससे कि हमारा वेट ना बढ़े। एक आइडियल वेट मेंटेन करने से डिस्क की प्रॉब्लम आने की संभावना 50% से कम हो जाती है। तीसरा, हमें अपने पोस्चर पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम आजकल के ऑफिसेज में या हमारे कार्यशैली में बहुत देर तक बैठे रहते हैं या एबनॉर्मल पोस्चर्स में काम करते हैं, वह सब हमें अवॉइड करना चाहिए। कंप्यूटर की स्क्रीन हमें अपने आँख के लेवल पे रखनी चाहिए। जो हमारा एर्गोनॉमिक्स है हॉस्पिटल या ऑफिस एनवायरनमेंट में, टेबल का, चेयर का, वो हमें एर्गोनॉमिकली प्लान करना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर पर या किसी भी जगह पर लॉन्ग टर्म अगर हमें काम करना है तो हमें आधे पौने घंटे बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, कुछ देर चल लेना चाहिए, जिससे मसल्स को पोस्चर चेंज करने के साथ साथ उसमें ब्लड सप्लाई भी अच्छी हो सके और उनकी टोन मेंटेन रह सके। साथ ही अगर हम कोई भी भारी काम करने के आदी नहीं है, अगर हमें भारी सामान उठाने की आदत नहीं है, तो हमें एकदम से किसी दिन जाके जिम ज्वाइन नहीं कर लेना चाहिए। और क्योंकि आजकल मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर हम जिम गए और जिम में हमने वेट उठाया और उसके बाद कमर दर्द हो गया, तो उस केसेस में डिस्क काफ़ी ख़राब हो जाती हैं और उनका इलाज काफ़ी जटिल हो जाता है। तो ये सब प्रिकॉशंस अगर हम अपनी लाइफ में लेते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा और इस प्रकार की परेशानियां नहीं होंगी। तो अभिनव सर, आपने लाइफस्टाइल को लेकर बताया कि लाइफस्टाइल में हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें साइटिका जैसी या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम का इन फ्यूचर सामना ना करना पड़े। फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनके मन में भी तमाम सवाल हैं इस दर्द को लेकर, तो उन कॉलर्स से आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे। किन से बात हो रही है हमारी? सर, आपका क्या सवाल है, बताइए। मैम नमस्कार, मैं अशोक बात कर रहा हूँ साकेत से। मेरा सवाल है कि साइटिका नर्व्स के दर्द में कोई घरेलू उपचार है, मतलब कि घर पर कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया है
कि अगर हमें कोई नॉर्मल दर्द है, 5 दिन में दर्द की गोली लेने से ठीक हो जाता है, आराम करने से ठीक हो जाता है और हमें किसी भी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं है, तो इसका उपचार घर पर ही किया जा सकता है। जैसे कि हम दर्द के लिए कोई जेल लगा लेते हैं, साथ में हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी दर्द की दवाइयाँ ले लेते हैं और दर्द ठीक होने पर थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं। व्यायाम उतना जितना हमारी बॉडी सहन करती है। ये नहीं कि एक ही दिन में हम बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लें और दर्द कम होने की बजाय बढ़ जाए। जी, तो हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, मेरा नाम किशोर है और मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि साइटिका के दर्द में ऑपरेशन के बाद लकवे की शिकायत रहती है, तो क्या ये सच है या मिथ है? देखिए, समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और ये उसमें एक स्पाइनल प्रॉब्लम्स के बारे में ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि हमने अगर स्पाइन का या कमर का ऑपरेशन कराया तो लकवा हो जाएगा, जो कि आज के समय में बिल्कुल गलत है। मैं अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में बता सकता हूँ, मैंने आज तक अपने कैरियर में ऐसा एक भी केस नहीं देखा जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन करने के बाद लकवा हो गया हो या डिस्क का ऑपरेशन करने के बाद लकवा हो गया हो। आज की डेट में ये सर्जरीज बहुत ज़्यादा सेफ हैं। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये डे केयर के रूप में हो रही हैं कि सवेरे आइए शाम को घर चले जाइए। दूसरी तरफ ऐसा पाया गया है कि मरीज इलाज कराने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और उनको लकवा डेवलप हो जाता है और वो तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अगर किसी मरीज को वीकनेस आ गई है और वो मेरे पास बहुत लेट स्थिति में पहुंचा है, तो वो सारी जिम्मेदारी लकवे की ठीक ना होने की डॉक्टर के ऊपर डाल देता है। तो उस केसेस में मरीज हमेशा कहता रहता है कि इस बीमारी से मुझे लकवा हो गया या ऑपरेशन के बाद लकवा हो गया। परंतु मेरे विचार से जो आज की ट्रीटमेंट की हमारे पास मोडालिटीज़ हैं और जितना एडवांस हम सर्जरीज कर रहे हैं, उनमें ऑपरेशन से लकवा होने की संभावना ना के बराबर है जी। और ये बहुत सेफ सर्जरी है और इससे डरना नहीं चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है और सही आपके पास ऑपरेशन के लिए जगह मौजूद है, तो ये ऑपरेशन करा के इस दर्द से निजात पानी चाहिए और आगे के लिए भी लकवा ना हो, इससे भी ठीक रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि किशोर को अपना जवाब मिल गया होगा कि किसी भी तरह की भ्रांति से दूर रहें और अच्छे डॉक्टर से इस पर सलाह लें। सियाटिका पर हमने बहुत सारी बात की ब्रेक पर जाने से पहले। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि स्पाइनल की ही एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है सर्वाइकल। तो सियाटिका और सर्वाइकल, इन दोनों बीमारियों से बचने के लिए या इस तरह की किसी भी बीमारी से बचने के लिए डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? जैसे आपने कहा, स्पाइन की 2 कॉमन प्रॉब्लम्स है। एक तो जी, लंबर स्पाइन में देखें या नीचे की कमर के नीचे सियाटिका हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी को गर्दन में दर्द होता है और वो हाथ में जाता है तो लोग उसे कॉमन भाषा में सर्वाइकल कहते हैं। दोनों एक ही प्रकार की डिसीजेस हैं। अगर वो नीचे है तो उसे सियाटिका का दर्द कहते हैं, अगर गर्दन की तरफ है तो उसे सर्वाइकल का दर्द कहते हैं। दोनों की पैथोफिजियोलॉजी या कारण एक ही है कि डिस्क का नर्व्स के साथ टकराना और नर्व्स का इरिटेट होना। नर्व्स की इरिटेशन को बचाने के लिए हमें कुछ विटामिन्स चाहिए, क्योंकि नर्व्स में जो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होता है उसके लिए कुछ विटामिन्स हेल्पफुल होते हैं। कैल्शियम की हेल्पफुल होता है क्योंकि जो कंडक्शन होता है उसमें कैल्शियम का रोल होता है। तो इसलिए अगर हम कुछ विटामिन्स, कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पर अगर हम एक एज के बाद 30 के बाद या 35 के बाद रेगुलरली या डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो उनसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। साथ ही थोड़ी सी एक्सरसाइज, व्यायाम, वो हमें अपनी रेगुलर एक्टिविटी के साथ करना ही है और अपने जीवन की शैली में उसे अपनाना ही है। ओके। तो डाइट और हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें हमें
एक्सरसाइजेस और योग को इन्वॉल्व करना है। इसी के थ्रू हम स्पाइन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डॉक्टर अभिनव, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी साइटिका और सर्वाइकल को लेकर, हेल्दी लाइफस्टाइल से लेकर इसके ट्रीटमेंट पर हमने बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि साइटिका एक ऐसा दर्द है जो शुरू होता है सिर्फ हमारी नजरअंदाजी की वजह से, जो हम लगातार बैठकर काम करते हैं, लगातार ड्राइविंग करते रहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। वही दर्द एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर अभिनव ने जो भी सारी चीजें हमें बताई, जो भी जानकारी उन्होंने हमें दी, हम उन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इस तरह की किसी भी परेशानी से बचे रहे। इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, मगर जाने से पहले आपके लिए यही आशा और उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा रोग मुक्त रहें। अगर आप शाकाहारी हैं तो हो न हो पनीर आपको बेहद पसंद होगा। किसी भी आयोजन में आपकी नजर पनीर की सब्जी पर ही सबसे पहले पड़ती होगी और आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाते होंगे पनीर का एक व्यंजन तो जरूर ही मंगाते होंगे। पनीर एक ऐसी चीज है जिसे नमकीन और मीठे दोनों रूपों में खाया जाता है। स्नैक से लेकर डेजर्ट और डिनर की सब्जी में भी पनीर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन लोग इसे स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर आपको जानकर शायद हैरानी हो कि पनीर खाने के ढेरों फायदे भी हैं। पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पनीर के सेवन से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। पनीर कैल्शियम का एक अच्छा माध्यम है। इससे हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है। पनीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन डी शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। जिन लोगों को वजन घटाना हो उनके लिए भी पनीर बहुत फायदेमंद है। साथ ही ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो मानसिक विकास में सहायक होता है। इसमें कई ऐसे खनिज होते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। पनीर खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित रहता है।